गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो विधि है, अप्रत्यक्ष विधि, निर्वाचक मंडल के बारे में जाना। अप्रत्यक्ष विधि और निर्वाचक मंडल में जानने के पश्चात आपने कुछ फार्मूलाज के ऊपर भी देखे। मैंने आपको 3 फार्मूलाज डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आपको जो है बताया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव क्या है। ये तीसरे चरण का हिस्सा है जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैंने कल आपको ये करवाया था कि विधायक के वोट की कीमत कैसे निकालते हैं, सांसद के वोट की कीमत कैसे निकालते हैं, और फिर एक तीसरा फार्मूला था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था ये। अब देखिए, जब सांसद जो हमारा सेकंड लास्ट फॉर्मूला था, सांसद के कुल जो हमने वोट निकाले, सांसद का मूल्य निकाला, फिर उनका कुल किया हमने, तो वो कुल मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 10,000 आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में भी 10,000 के तकरीबन दिया है। वो 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर नीचे टोटल प्लेस ऑफ सीट है। मान लीजिए टोटल प्लेस ऑफ सीट, मान क्या लीजिए राष्ट्रपति है तो ऑब्वियसली एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, एक ही सीट है, तो उस एक सीट को यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 + 1 2 हो गया। तो 10,000 बटे 2, तो यहाँ आ गया 5,000 काटने के बाद, और प्लस में फिर 1, सारे का प्लस में फिर 1, यानी कि 5,001। तो आपका जो कोटा निकला है वो 5,001 निकला है। तो इस तरह से क्या है, कोटा निकल गया है। अब क्या होगा, अब चुनाव में जो राष्ट्रपति हमें चुनना है, उस जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो जो है इस कोटा 5,001 वोट को उसको प्राप्त करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चल रहे हैं, 5,001 जो है कोटा निकला है। जो इस आंकड़े को टच कर लेगा वो क्या हो जाएगा, चुनाव में विजयी हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 कैंडिडेट मान लीजिए खड़े हैं। कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है और कैंडिडेट सी है। तो ये कैंडिडेट ए बी सी जो है, मान लीजिए इनको जो है टोटल वोटिंग का, कैंडिडेट ए को मिल गया है 4,000, कैंडिडेट बी को मिल गया है 3,000, और मान लीजिए कैंडिडेट जो सी है उसको मिल गया है कोई 1,000 के आसपास। ठीक है, 4,000, 3,000 और 1,000, कुछ ऐसा मिल गया है। अब विजय तो यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि टोटल वोटिंग का अगर 4,000 वोट ए को मिल गया है और कैंडिडेट बी को 3,000 मिला है और कैंडिडेट सी को 1,000 मिल गया है, तो इस हिसाब से तो कैंडिडेट ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले 4,000, तो वही विजय होना चाहिए। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। ठीक है, जिसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा वोट ले लिए वो विजयी हो गया। वो हमारे चलते प्रत्यक्ष चुनाव की विधियों में, लेकिन इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जब तक आप कोटा नहीं ले लेंगे, ये जो कैंडिडेट ए है जिसके 4,000 वोट मिले, ये जब तक 5,001 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक विजयी घोषित नहीं होगा। तो 5,001 के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की। अब ये क्या है, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेफरेंस देनी होती है, पसंद देनी होती है। मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, तो जो भी वोट डालने वाला है निर्वाचक मंडल का सदस्य, वो प्रेफरेंस देगा। वो उसकी मर्जी है, वो ए को दूसरे नंबर पे रखे, बी को पहले पे रख दे, सी को तीसरे पे रख दे, इस तरह से वो प्रेफरेंस देगा। अब अब इससे इससे क्या होगा, अब जो है मान लीजिए ए बी सी, जैसा कि मैंने आपको बताया 4,000, 3,000 और 1,000 लेके बैठे हैं। तो अब ए को 4, बी को 3, तो 5,001 का आंकड़ा तो किसी ने पूरा नहीं किया। जो सबसे लास्ट में आया कैंडिडेट है, जो सी कैंडिडेट है, अब उसको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर पे रहने की वजह से वो दौड़ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सी। लेकिन दौड़ से बाहर होने के बाद ऐसा नहीं कैंडिडेट ए भी बच गए हैं और इनके बीच वोटिंग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो कैंडिडेट सी है, कैंडिडेट सी को 1,000 जो वोट मिले उसमें देखा जाएगा सी को, जो वो उस सी को जितनों ने पहले नंबर पे रखा है अपनी प्रेफरेंस में, उन्होंने जिसे दूसरे नंबर पे रखा है, तो सी के सारे वोट वो ए ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंडिडेट के 1,000 वोट बताए थे। अब ये 1,000 वोट वो हैं जहाँ पे निर्वाचक मंडलों ने सी को पहले नंबर पे रखा है, तो उस जो मत पत्र होता है उसमें सी तो 1 हो गया। मान लीजिए उस मत पत्र में जिसमें सी को 1 मिले थे, 1,000 वोट, जिसमें सी पहले पर है, दूसरे पे मान लीजिए ए रखा है, उसके कम से कम 700 लोगों ने। मान लीजिए 1,000 के 1,000 ने क्या कर दिया है, कैंडिडेट
ए को दूसरी प्रेफरेंस रख दिया है, तो सारे जो सी के 1000 वोट हैं वो ए को चले जाएंगे। मान लीजिए 500 लोगों ने 2 पे रख दिया है ए को और 500 लोगों ने रख दिया है 2 पे बी को, तो 500 वोट सी के ए को चले जाएंगे, 500 वोट बी को रख चले जाएंगे। तो ये हो जाता है ट्रांसफ़र, यानी कि इसे हस्तांतरण हो गया वोटों का। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कोई 5001 का आंकड़ा पा नहीं लेगा। अब फॉर कैंडिडेट सी का एग्जाम्पल लिया था, हजारों वोटर्स ने क्या कर दिया, कैंडिडेट ए को बी पे दूसरे नंबर पे रख दिया है, तो क्या चले गए सारे 1000 वोट, तो कितने हो गए 5000 वोटिंग, ये आंकड़ा उसने पा लिया है। तो इस तरह से क्या हो गया, 5001 वोटिंग का आंकड़ा मिलने की वजह से कैंडिडेट ए जो है वो विजयी घोषित कर दिया गया है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। जो आपकी बुक है उस पर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिखा रखा है। आपको करना क्या है, आपके अगर उसमें आ जाता है एग्जाम में, तो तीनों फॉर्मूलाज आपको लिखना है कोई, और उन फॉर्मूलाज को ही आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मैंने समझाया वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो बुक में है वो भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है कंप्लीट जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये जो निर्वाचन प्रणाली है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है याद रखने वाला फैक्ट कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से ये संबंधित है। तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा 50% से अधिक मत अनिवार्य है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपको ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ये आप 3 जगह पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के पद में भी इसे यूज़ किया जाता है, राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो हम 3rd यूनिट में पढ़ने वाले कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, वो भी इसी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो और एकल संख्या निर्धारित अपनी पसंद या प्रेफरेंस निर्धारित की जाती है। जैसे कि ये मान लीजिए मत पत्र मिल गया फॉर एग्जांपल किसी निर्वाचक मंडल के सदस्य को, उसने क को रख दिया दूसरे नंबर पे, ठीक है। इस तरह से क्या है कि सभी ने अपनी मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, कोई भी निर्वाचक जो मंडल है उसने फर्स्ट को क्या 2 पे रखा है, ख को 3 पे रख दिया है, ब को 1 पे रख दिया। इसी तरह से जो दूसरा आया है उसने क को 1 पे रख दिया है। ये मतपत्र है, मतपत्र के अकॉर्डिंग उसने वरीयता दे दी है। तो ये वरीयता देना है और फिर वो वोट ट्रांसफर होने शुरू हो जाना, वो एकल संक्रमणीय कहलाता है। आप एक बार बुक में जरूर पढ़ें इसको, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर इसके बारे में क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो गई है। एक इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ये वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, जिसे मैं विधायक बार बार कह रही थी, वो एमएलए होते हैं। तो एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की कुल जनसंख्या, बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा जो है उसके निर्वाचित सदस्य, एंड इंटू 1 बाय 100 या 1000 है, या फिर जो मैंने उसमें बताया ये बटा नीचे इसके गुना करके 1000 कर सकते हैं आप। फिर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, जिसे सांसद कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो है। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, टोटल 28 के एक ही एमएलए की निकाली है, जो 28 स्टेट्स के टोटल की निकलेगी वो टोटल यहाँ लिख देंगे। जो टोटल एमपीज हैं, जो मैंने बताया था कि 543 लोकसभा के प्लस 233 राज्यसभा के जोड़कर जो आएंगे वो बटा में कर देंगे। फिर जो इसके बाद जो मेन निकलेगा उसको हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स में डाल देंगे, कुछ अवैध हटा देंगे, जो शुद्ध रह जाएंगे वो यहाँ लिख देंगे। और मान लीजिए कि 2 राष्ट्रपति चुनने हैं तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, 1 चुनना है लिखा जाएगा, और +1 तो हमेशा रहता ही है, और फिर सारे के +1 को कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा टोटा, इलेक्ट्रोल कोटा। और इस कोटा को जो भी राष्ट्र ले लेगा एकल हस्तांतरणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वो ही विजयी घोषित हो जाएगा। अब जो अगला है, हम इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म करना चाहेंगे कि देखिए जो इसका कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको अलग से ये 4-5 पॉइंट्स लिखने ही चाहिए। आपसे इसका क्वेश्चन आपका इससे बहुत भी अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम आलोचना करेंगे वो इस आधार पर करेंगे कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है।
इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आम आदमी की समझ से बाहर है। इवन बहुत सारे पढ़े लिखों को भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये जो आप अपने घर में देखिए, आप अपने आस पड़ोस, आप किसी टीचर से पूछिए, अगर आप उनसे पूछेंगे कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ये, आम आदमी की समझ के बाहर है। और जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें इस प्रणाली को ना ही तो समझने का इतना टाइम, कि इतना लंबा चौड़ा हिसाब है, और ना ही उनके पास इतना जो है दिमाग होता है कि वो इस कॉम्प्लेक्स मेथड को समझ सके। तो इस आधार पर भी एक जो है आलोचना की जाती है। दूसरा कहा जाता है कि अनडेमोक्रेटिक है, यानी कि अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक प्रणाली वो होती है जिसमें सभी व्यक्तियों की भागीदारी हो। तो ये अलोकतांत्रिक क्यों हो गई? क्योंकि इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं है। इसमें जो है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो जाकर वोट करते हैं। वो जो प्रतिनिधि हैं एक टाइम के बाद अगर करप्शन में आके किसी गलत तरीके से वोट डाल रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू जो आम लोग हैं उनके अनुसार वोट नहीं डाल रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रतिनिधियों पे डिपेंड करता है। कॉमन लोग जो आदमी है, आम जो नागरिक है, उसकी कोई भागीदारी नहीं है, इसीलिए इसे अलोकतांत्रिक भी कहा गया है। नोट क्लियर, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि क्लियर नहीं है, यानी कि अस्पष्ट विधि है। बहुत सारे ऐसे जो क्लियर नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक हो जाए तो किसी को भी पहली पसंद की गिनती में पूर्ण बहुमत भी ना मिले, और साथ ही यदि मतदाताओं ने अपनी दूसरी पसंद नहीं बताई हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव का निर्णय किस प्रकार किया जाएगा? संविधान इस संबंध में कोई स्पष्ट अपनी बात रखता ही नहीं है। अगर मान लीजिए 2 खड़े हैं, उनमें से एक जो है अपनी बहुत सारे ऐसे मत है जो अपनी प्रेफरेंस बता ही नहीं रही है दूसरे नंबर की ओर, तो कोटा प्रणाली तक कैसे पहुंचा जाए? तो इस तरह की जो अगर कोई अनकंडीशनल सी चीज़ें आ जाती हैं वो कैसे फुलफिल होगी, तो उसके बारे में संविधान पूरी तरह से मौन है, कोई इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। फिर जो है एक है कि इम्प्रॉपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो इसकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है उसके बारे में एक आलोचना की गई है कि ये वास्तव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ही नहीं, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वहाँ कामयाब होती है जहाँ पर कम से कम 3 सीट हो। एक प्रेसिडेंट की सीट के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व आप सही मान ही नहीं सकते हो, कम से कम 3 सीट तो होनी ही चाहिए। इसलिए इसको जो है इम्प्रॉपर कहा गया है, यानी कि पूरी तरह से सही नहीं है ये प्रणाली। तो ये 4 आधार हैं जिसके बेसिस पे हमने इसका क्रिटिसिज्म किया। आगे जो है एक और टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 दिया गया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है? 61 के तहत। और राष्ट्रपति को हटाया जाता है, मान लो कदाचार कर दिया है, किसी प्रकार का ऐसा जो संविधान के खिलाफ उन्होंने काम कर दिया, तो राष्ट्रपति को उनके 5 साल पूरे होने से पहले भी हटाया जा सकता है, जिसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। इंग्लिश में इसे इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इसलिए कई बार एमसीक्यू में जब पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है और महाभियोग हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। आर्टिकल 61 आप इसमें याद रखें। अब ये महा होता है, ये मैं आपको बहुत ही कम शब्द दूंगी। महाभियोग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसमें क्या होगा, अगर कई लोग संतुष्ट नहीं है, निर्वाचक मंडल के सदस्य संतुष्ट नहीं है राष्ट्रपति के कामों से, तो मान लीजिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाना चाह रहे हैं, तो निर्वाचक मंडल के लगभग 1/4 जो सदस्य हैं, देखिए मैंने ऊपर कुछ फैक्ट्स बताए, 1/4 हस्ताक्षर कर दें एक मोमेंडम पर और राष्ट्रपति के पास भेज दे कि हम आपके पास महाभियोग चलाना चाहते हैं। लगभग 14 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति के पास पहुंच जानी चाहिए महाभियोग चलने से पहले। 4 मेंबर, 1/4 मेंबर निर्वाचक मंडल के साइन करके भेज दे राष्ट्रपति के पास कि हम आपके पास ऊपर महाभियोग लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं। तो 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को दी जाएगी। ऐसे में राष्ट्रपति अपनी जो सफाई के लिए 14 दिन के अंदर जा सकता है, अपनी सफाई दे सकता है अपनी लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है तो ये जो है सदन में चला जाता है, सभा या लोकसभा किसी भी एक सदन में चला जाएगा। वहाँ पर 2/3 सदस्य जो है विशेष बहुमत कहते हैं, 2/3 विशेष बहुमत के साथ अगर उस हाउस में पास हो जाए तो वो दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरा सदन उसको लेकर एक कमेटी गठित करता है। कमेटी ये देखती है कि
ये जो आरोप हुए हैं राष्ट्रपति पर वो सही है या नहीं। अगर सही मिलते हैं तो वहाँ पर उस सदन के अंदर, दूसरे सदन में जिसने कमेटी गठित की थी, वो भी 2/3 से पास कर दे तो क्या होगा, राष्ट्रपति का महाभियोग पूरा हो जाएगा और राष्ट्रपति इस प्रकार से बर्खास्त हो जाएगा।